हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालवीय है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो हमारा एक डाउट सेशन है। एक व्यूअर का डाउट था कि मेटल की रिएक्शंस मैम बता दीजिए कि किस तरह से होती हैं मेटल नॉन मेटल्स की। तो आइए ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है ये, जिसमें आपकी मेटल की डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस बताई हैं किस किस चीज़ों से हो सकता है। तो इसमें आपकी बताई है कि मेटल का रिएक्शन आपका एयर में है, फिर मेटल का रिएक्शन आपको पढ़ना है वाटर में, फिर मेटल का रिएक्शन आपको पढ़ना है मतलब एसिड में। एक तरह से HCl लिख रही हूँ मैं, एसिड में। फिर आप देखेंगे मेटल कार्बोनेट्स के फॉर्म में, फिर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, फिर मेटल की रिएक्शन आप देखेंगे बेस के साथ, फिर आप देखेंगे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है अगर आप क्लास 10th के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं कि मेटल की रिएक्शन। फर्स्ट केस हम देखते हैं कि जब मेटल है हमारा, जो धातु है हमारी, ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, ये आपकी एयर के साथ रिएक्ट कर रही है, तो क्या क्या काम करेगी। तो ये आपकी पहली चीज है जो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब मेटल है मतलब कोई भी धातु है, तो ये धातु आपकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या बना लेगी, ये आपका मेटल ऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, मतलब धातु ऑक्साइड। अब ये धातु ऑक्साइड क्या होता है आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, कि जो धातु ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर ये होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बेसिक प्रवृत्ति के होते हैं। फिर आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इन वाटर। अब इनसॉल्युबल है मतलब कि अघुलनशील है, अघुलनशील। अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा हो क्योंकि मैं लिख के पढ़ा रही हूँ तो आप इसको 2x पर देख लीजिएगा, पर जिसको डाउट हो वो अपना डाउट क्लियर कर ले। फिर इसमें एक अपवाद आता है कि कुछ तो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, पर कुछ क्या हो जाएंगे, कुछ इसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। तो सब मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। तो दोनों तरह के आपको देखने को मिलते हैं, कुछ घुलनशील होते हैं पर कुछ क्या है, घुलनशील नहीं होते, अघुलनशील होते हैं। तो जो घुलनशील होते हैं मतलब जो आपके घुलनशील होते हैं, कौन, मेटल ऑक्साइड्स जो घुलनशील हैं वो क्या हो जाते हैं, ये बना लेते हैं एल्कलीज। ठीक है, ये क्या बना फॉर्म कर लेते हैं, ये एल्कलीज फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल मैं दे दूं तो Na2O, ये किसके साथ, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा, 2NaOH। और ये NaOH क्या है, एक तरह से एल्कली है या ये बेस है। ठीक है, एल्कली या इसको क्षारीय हम बोलेंगे। ठीक, इसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अब एम्फोटेरिक का क्या मतलब हो जाएगा, एम्फोटेरिक मतलब ये आपके क्या होंगे, उभय धर्मी। ठीक है, उभय धर्मी ऑक्साइड्स। अब उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे हो गया, ये आपकी एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा बेस के साथ भी और एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा एसिड के भी साथ। जब एल्यूमिनियम आपकी रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, बेस के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, ये आपका जो भी बना रहा है इसको आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये जो बन रहा है ये आपका सॉल्ट बन रहा है और प्लस साथ में साथ वाटर रिलीज हो रहा है। जब एल्यूमिनियम आपका एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मान लीजिए HCl है, तो ये क्या बना रहा है, फिर से एक सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं जब भी कभी मेटल की रिएक्शन हो रही है। फिर से देखेंगे, जब मेटल आपका एयर के साथ बर्न हो रहा है तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है और ये मेटल ऑक्साइड आप बेसिक नेचर के होते हैं, याद रखेंगे। और कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं और कुछ अघुलनशील होते हैं। जो घुलनशील होते हैं वो एल्कलीज बनाते हैं और जो अघुलनशील होते हैं ये आपने देख लिए। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, मतलब उभयधर्मी होते हैं। अब ये उभयधर्मी मतलब वो आपकी बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे और एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे। इसके साथ साथ देख लेते, ये रिएक्शन हमने देख ली कि सॉल्ट और वाटर बनाएंगे दोनों केस में। आइए अब अगला देख लेते हैं कि जब आपकी मेटल रिएक्ट कर रही है किसमें, वाटर के साथ, तो आपको इसमें क्या पॉइंट याद रखना है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन में। इस बात को चलिए मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देती हूँ कि आपको इसमें याद क्या क्या बातें रखनी है।
तो ये मैं यहाँ पे ब्लॉग बना दे रही हूँ, जिसको आप बात याद रख लीजिएगा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके बेसिक इन नेचर के होते हैं। ठीक है। और जब आपकी मेटल की रिएक्शन, आपका कोई भी मेटल है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। और ये क्या होते हैं, ये आपके जनरली इनसॉल्युबल इन नेचर होते हैं। और साथ ही साथ कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाते हैं। एम्फोटेरिक मतलब जो आपके बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको एक दिमाग में याद रखने होंगे। ठीक है। चलिए, अब जो सेकंड हमको पढ़ना है, सेकंड हमको क्या पढ़ना है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं हमारे, सॉरी, जो आपके मेटल्स हैं मतलब जो धातु हैं, इनकी रिएक्शन हमको किसके साथ पढ़नी है, रिएक्शन पढ़नी है हमको पानी के साथ। तो जो धातु हैं वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इन पे बहुत गौर से ध्यान देना है क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि आपको मैं एक चार्ट यहाँ बना देती हूँ और फिर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर लूंगी और इस चार्ट को ही आप याद कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और जैसे ही रिएक्ट करता है आपका फायर, आग निकल जाती है। अब मैं बताऊंगी कि कैसे आग निकलती है, उसको भी हम सेकंड स्टेज में देखेंगे, अभी सिर्फ देख लीजिए। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम आपकी रिएक्शन करेगी किसके साथ, वाटर के साथ, सिंपल वाटर है। और ये आपकी ये क्या बना लेगा आपका, ये आपका फ्लोट करेगा। ठीक है। फ्लोट कैसे करेगा वो भी अभी हम समझेंगे। और जो मैग्नीशियम आएगा ये आपका रिएक्शन करेगा हॉट वाटर के साथ और ये भी क्या करेगा, ये भी फ्लोट करेगा। ठीक है। और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये आपकी रिएक्शन करेगी किससे, स्टीम के साथ। ये ना गर्म पानी ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगी, ये आपकी रिएक्ट करेगी स्टीम के साथ। इस चार्ट को आप याद रखेंगे, इससे आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फायर कैसे कॉज हो रही है। तो जल्दी आइए फटाक से देख लेते हैं। तो सोडियम की रिएक्शन, मान लीजिए कोई मेटल है और ये मेटल सोडियम या पोटेशियम कोई भी है और इसने रिएक्शन करी किसके साथ, पानी के साथ, और क्या बना लिया, मेटल का ऑक्साइड बना लिया प्लस हाइड्रोजन बनाया। ये जो हाइड्रोजन गैस निकली, ये हाइड्रोजन गैस का ही काम क्या होता है, आग लगाने का। ठीक है। तो मतलब ये हाइड्रोजन गैस बहुत तुरंत जैसे ही रिलीज होती है वैसे ही इस पे आग पकड़ लेती है और आपकी हीट एनर्जी जो है जनरेट हो जाती है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस ही क्या करती है, लीड टू कैच फायर। इस बात को आप याद रखेंगे। ऐसे ही सेकंड वाले केस में जब हमने देखा कि कैल्शियम का, तो ये तो आपका सोडियम और पोटेशियम की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम की। तो जो कैल्शियम है ये अब जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम आपका सिंपल पानी के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और प्लस आपका वापस से रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन की गैस। और ये जो हाइड्रोजन की गैस रिलीज हुई, ये हाइड्रोजन की गैस यहाँ से जो रिलीज हुई ये क्या करेगी, ये बबल्स फॉर्म करेगी और ये बबल फॉर्म करने की वजह से ये कैल्शियम जो है वो फ्लोट होने लगेगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन गैस के निकलने से एक जगह तो फायर, आग लग जा रही है, एक जगह क्या है, फ्लोटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी मैग्नीशियम की, कि मैग्नीशियम जब पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तब ये क्या बनाएगा, ये आपका ऐसे, ये आपका किस तरह से पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आपका पानी कैसा हो गया, इस बात को याद रखेंगे, ये हॉट वाटर पानी है। और जब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मतलब इसकी बात ये है कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है। और जैसे ही इसने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनते ही साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकली तो इस हाइड्रोजन गैस से क्या हो जाएगा, ये वापस से बबल्स का फॉर्म करेगी और फिर जो आपका मैग्नीशियम है ये क्या करने लगेगा, इसमें फ्लोट करने लगेगा, मतलब तैरने लगेगा। ठीक है। ये सब पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एल्यूमिनियम, आपकी आयरन और आपकी जिंक। इन तीनों की रिएक्शन जब आप पानी के साथ कराते हैं तो ये पानी ना आपका कोल्ड वाटर होता है ना आपका हॉट वाटर होता है, तो ये दोनों पानी नहीं होते हैं। तो इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ हो जाती है, इसकी रिएक्शन आपका स्टीम है ये वाटर, तो इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ये आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। आपको इतना ही बुक में दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली, कि जो अगले मेटल्स हैं हमारे, जैसे कि हमारा लेड हो गया, हमारा कॉपर हो गया, हमारा सिल्वर हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, तो ये सब क्या होंगे, ये दे डू नॉट रिएक्ट विथ
विथ वाटर। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है कि ये किसके साथ, पानी के साथ अपनी रिएक्शन नहीं देते। तो आपको क्या याद रखना है कि कॉपर, ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं, कॉपर पानी के साथ रिएक्शन नहीं देता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये इस चीज को आप वापस से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कि सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट करता है पर तैरने लगता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन आपका स्टीम के साथ रिएक्शन देता है। चलिए अगला चीज देखते हैं अब हम, रिएक्शन विथ एसिड। तो थर्ड हमको क्या पढ़ना है, थर्ड हमको पढ़ना है रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन मतलब धातु की रिएक्शन किसके साथ, आपकी एसिड के साथ या फिर आपकी बेस के साथ। तो ये चीज हमको पढ़ना है। चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो कोई भी धातु ले लीजिए, अगर मैंने जिंक ले लिया, जिंक एक धातु है, इसकी रिएक्शन मैंने, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैंने जिंक आपको धातु ले ली और जिंक की रिएक्शन मैंने किससे के साथ करा दी, H2SO4 मेरा एसिड है, किंग ऑफ ऑल एसिड्स। तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा और प्लस H2 बनाएगा। ठीक है, तो ZnSO4 क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया। और ये क्या है, आपका मेटल है। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ हुई, एसिड के साथ हुई, सॉल्ट बना प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, ये पॉप साउंड रिलीज करती है। ये आपको एग्जाम में पूछते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो कैसी साउंड रिलीज करती है, तो पॉप साउंड टेस्ट हो जाता है। ऐसे ही आपका बेस हो गया, मान लीजिए मेटल की रिएक्शन वापस से मैंने कराई, बेस आपका हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या बना लेगा आपका Na2ZnO2। ये आपको इतना टेंशन मत लीजिएगा कि ये सब आपको याद करना है, ये चीजें आपको नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि जब आपकी मेटल की रिएक्शन, एक धातु की रिएक्शन आपकी बेस मतलब क्षार के साथ जब आपकी रिएक्शन हो रही है तो क्या बना रहा है, एक सॉल्ट बना रहा है, प्लस आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो इससे मैं ये एक नतीजे पे पहुंच सकती हूँ, मेरा एक कॉमन रिजल्ट आ जाएगा कि जितने भी मेटल हैं, ये मेटल आपके या तो रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ, या रिएक्शन कर रहे हैं बेस के साथ। और इसमें दोनों में क्या केस में बन जा रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस सॉरी हाइड्रोजन गैस देखने को मिल रही है, प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देखने को मिल रही है, जो कि आपकी पॉप साउंड रिलीज कर रही है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर आपका रिएक्शन करेगा HCl के साथ, और कॉपर आपकी रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, H2SO4 के साथ। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, पर ये रिएक्शन आपकी पॉसिबल होती है। इसका मतलब जो कॉपर है, वो कॉपर सिंपल, जो कॉपर का मेटल है, तो ये मेटल आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता है, पर यही कॉपर आपका किंग ऑफ ऑल एसिड्स के साथ रिएक्शन देता है। प्लस आपको बात याद रखनी है कि पर कॉपर का जब ऑक्साइड होता है, अभी सिंगल कॉपर था तो वो रिएक्शन नहीं दे रहा था, सिंगल कॉपर था, ये सिंगल कॉपर था तो ये रिएक्शन नहीं दे रहा था, नहीं की तरफ आ रहा था। पर इसका मैंने जब ऑक्साइड बना लिया तो फिर क्या होगा, ये HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है और आपकी रिएक्शन देने लगता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाती है, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर जो है ये HCl के साथ रिएक्टिव होते हैं, पर कॉपर सिंपल ये आपका HCl के साथ रिएक्टिव नहीं होते। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और ये सिंपल कॉपर मतलब सिंगल जो है, ये आपका कॉपर मेटल आपका H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। इस सब बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारी, फोर्थ पॉइंट पे हम आए अपने। तो फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं कि जब एसिड की रिएक्शन, आपकी एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ होती है, मेटल कार्बोनेट, ठीक। अब एसिड के किसके साथ हमने क्या निकाला, एसिड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, मेटल कार्बोनेट के साथ कराई। तो ये क्या, ये मैंने इसमें क्लब कर दिया है, ये है टॉपिक आपका एसिड एंड बेस का, पर इसको आप यहाँ समझ लीजिए इस टॉपिक को भी। ठीक है, तो एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराई तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। आपसे ये पूछते हैं कि इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जैसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया, HCl दिया, और आपका मेटल कार्बोनेट क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट NaCl बनाएगा, प्लस CO2 बनाएगा और प्लस वाटर बना देगा। ठीक है, अब ये CO2 क्या हो जाएगा, ये CO2 आप पास कर सकते हैं किसका, चूना पानी, लाइम वाटर। ठीक है, ये पास करेंगे आप लाइम वाटर से। तो ये जैसे ही आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये आपका क्या है, लाइम वाटर, ये लाइम वाटर से जैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा तो ये लाइम वाटर एक कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जो कि मिल्की
कलर का होता है, ठीक है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इसको बोलते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन किसकी हो गई, एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ हुई। अब ऐसे ही देख लेते हैं, जब एसिड की रिएक्शन आपकी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है तो फिर से वही बनता है, सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे HCl प्लस NaHCO3, ये आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। और ये क्या बना रहा है, NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। ठीक, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको एक बार फटाक से रिवाइज करा दूंगी तो आपके जो की पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में रह जाएंगे। तो ये हमने देख लिया किसका, एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ हुई, और एसिड की रिएक्शन जब क्या हो गई हमारी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो गई। तो इस पॉइंट को हम 5th पॉइंट नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब 6th पॉइंट जो हमारा आखिरी पॉइंट है इन रिएक्शंस का, कि जब एसिड और बेस साथ में, मतलब आपके आपका एसिड, अम्ल और क्षार दोनों की जब रिएक्शन हो रही है, एसिड और बेस की, तो ये उदासीकरण रिएक्शन हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो ये देख लेंगे, HCl बना प्लस NaOH बेस हो गया, और ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर। तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। आइए जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने अभी तक पढ़ा, और यही सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो हमने क्या देखा कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ देखी, हमने सबसे पहले एयर के साथ देखी, फिर वाटर के साथ देखी, फिर एसिड के साथ देखी, फिर मेटल कार्बोनेट, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर हमने बेस के साथ देखा, फिर हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी देखी। तो पहली जब मेटल की रिएक्शन एयर के साथ होती है तो क्या बनाएगी, हमेशा मेटल ऑक्साइड्स बनाएगी। और ये मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये मेटल ऑक्साइड्स आपके क्या हो जाते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं वो एल्कलीज होते हैं, और जो इनसॉल्युबल होते हैं वो आपने देख लिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं कुछ वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये उभयधर्मी होते हैं, ये बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो हमने क्या इसमें अपना कंक्लूजन निकाला कि मेटल ऑक्साइड, सबसे पहली बात है कि ये ऑक्सीजन, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, आपका धातु ऑक्साइड बनाता है, और ये आपके क्षारीय होते हैं नेचर के। फिर मेटल जब ये क्या हो जाते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं, प्लस कि मेटल ऑक्साइड्स जो है उभयधर्मी होते हैं, जो कि एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। फिर धातु की रिएक्शन जब पानी के साथ होती है तो हमने देखा कि पानी के साथ तो रिएक्ट करते ही हैं, तो सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है पानी के साथ, तो ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर देता है। कैल्शियम आप नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या करती है, बबल फॉर्म करती है, जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट होने लगता है। पर सोडियम और पोटेशियम में हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है उसकी वजह से क्या है, आग लग जाती है। फिर मैग्नीशियम आपकी रिएक्शन कर रहा है, ये आपका ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम की स्पेशलिटी होती है कि ये गर्म पानी के साथ अपनी रिएक्शन दिखाता है, और इसकी वजह से जो हाइड्रोजन रिलीज होती है उसकी वजह से ये तैरने लगता है। फिर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये इनकी तीनों की रिएक्शन ना हॉट वाटर से है ना कोल्ड वाटर से है, तो इनकी रिएक्शन आपकी स्टीम के साथ होती है। इस बात को आप बातें याद रखेंगे। फिर हमने देखा था कि कॉपर की रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होती है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर साथ ही लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब भी क्या है, आपके पानी के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। फिर मेटल प्लस एसिड एंड बेस, अब मेटल की जब रिएक्शन आप एसिड के साथ करा रहे हैं, मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ करा रहे हैं, तो आपका सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस आपकी पॉप साउंड टेस्ट को हेल्प करती है। तो हमने क्या इससे समझा कि जब मेटल है ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और ये हमारा पॉप साउंड टेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने एक बात करी, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है पिछले साल, कि कॉपर की रिएक्शन आप HCl के साथ नहीं करा सकते, पर कॉपर की रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करा सकते हैं। इसका मतलब कि कॉपर जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्टिव रहता है, पर HCl के साथ रिएक्टिव नहीं रहता है। इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। पर कॉपर का अगर ऑक्साइड होगा तो पर ये HCl के साथ रिएक्ट कर देगा और CuCl बना देगा। मतलब ये सिंपल आपको याद रखना है कि कॉपर के ऑक्साइड्स तो HCl के साथ रिएक्टिव होते हैं, पर कॉपर आपका HCl के साथ रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं मेटल कार्बोनेट्स की। तो जो मेटल कार्बोनेट्स आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें आपसे क्या पूछते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है तो कौन सी गैस निकलती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बस बात यही याद रखनी है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, आपकी CO2, जो कि आपको गैस याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं एसिड और बेस की जब रिएक्शन हो जाती है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीकरण रिएक्शन है। तो यहाँ पर एसिड के जो मेटल की चीजें थी जिसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी, आई होप आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला होगा, और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।